नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 कक्षा 10 का हिंदी का पेपर 801 एच जी इसका कोड है। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं और सारे देखते हैं, जितने भी प्रश्न हैं उसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये सारे अगर आप जितने भी पेपर हैं आप सन 2024 के पेपर कोड अगर वो सब अच्छे से पढ़ लेंगे तो पेपर में उसमें से ही क्वेश्चन बनना है। और जो लेसन से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है उस अगर लेसन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहीं से आपकी तैयारी अच्छे अच्छे नंबरों वाली हो जाएगी। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो सी इसका राइट आंसर है। प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण दिया है अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय जी, बी इसका राइट आंसर है। तीसरा है भाव विलास के रचनाकार कौन है। ए दिया है देव, बी फिर दिया है बिहारी, चिंतामणि और मतीराम। तो ए इसका राइट आंसर है देव। चौथा क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किसकी रचना है। पद्माकर दिया है बिहारी, भूषण और मतीराम। तो छत्रसाल दशक है रचना भूषण की, सी इसका राइट आंसर है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। दिया है नाम जयशंकर प्रसाद का, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद डी है सुमित्रा नंदन पंत जी का, डी इसका राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। दिया है जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और एकांकी। तो बी इसका राइट आंसर है आत्मकथा और हरिवंश राय बच्चन जी इसके रचनाकार हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक बताना है। तो मोहन राकेश, अमृत राय दिया है और श्याम सुंदर दास और कमलेश्वर नाम दिया है। तो शुक्ल युग के लेखक में सी इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास जी हैं। आगे है आठवां क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए दिया है शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बी आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं, सी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं और डी दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका राइट आंसर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। आत्मकथा दिया है, एकांकी, उपन्यास और रेखा चित्र। तो परीक्षा गुरु क्या है, ये एक उपन्यास है, सी इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन दिया है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार बताना है। नाम दिया है जयशंकर प्रसाद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगेय राघव, धर्मवीर भारती। तो 10वें का राइट आंसर है कि बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो 20 का राइट आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं। दिया है तो ए दिया है 5, बी 4, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो रस के अंग कितने हैं। रस के अंग हैं 4, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। 12वां क्वेश्चन दिया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसमें 12वां का आंसर क्या बनेगा। इसका है, इसमें दिया है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक। तो इसका राइट आंसर है बी रूपक अलंकार। 13वां क्वेश्चन है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा जो है वो दोहा का उल्टा होता है। दोहे में 13-11 की मात्रा होती है और जबकि सोरठे में 11-13 की मात्रा होती है। तो इसमें पहला ही पूछा है तो दोहा में हो गया 13, तो पहला गलत हो गया, 12 का गलत है और 16 तो चौपाई में होता है। और तो इसका राइट आंसर है सी 11।
14वां क्वेश्चन दिया है, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है तो इसमें क्या बनेगा? निर, र जो ऊपर गया है वो आधा है, तो और नी छोटी की मात्रा लगी है, तो सी इसका राइट आंसर है 14वें का, निर। 15वां क्वेश्चन है, नील गाय में समास बताना है। दिया है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो नील गाय में बनेगा कर्मधारय समास, क्योंकि विशेषता गाय किस रंग की है? नीली, तो विशेषता वहां बताई गई है। 16वां क्वेश्चन है, खेत का तत्सम रूप बताना है। ए दिया है भूमि, बी जमीन, सी क्षेत्र, डी पृथ्वी। तो खेत का तत्सम रूप जो होता है वो क्षेत्र होता है, सी इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताना है। दिया है युष्माकम, युष्माशु, युष्मत और त्वत। तो इसका राइट आंसर है सी युष्मत। 18वां क्वेश्चन है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, सी इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन दिया है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 2 तत्व होते हैं, ए इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिया है अपव्यय, अव्यय, व्यय। तो इसका राइट आंसर है बी अव्यय पद। आगे है खंड बी, वर्णनात्मक प्रश्न। दिया है पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है कुछ से होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये है मित्रता वाला पाठ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे दिया है गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आप सारांश लिखेंगे कि क्या निकलेगा पूरे का, इस अच्छे से इसका अर्थ लिख लेंगे तो नंबर पूरा मिल जाएगा इसका। फिर दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, किसी से लेकर अपना यहाँ उठाती जाएगी तक। फिर दिया है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत भुजा, ये आप लिखना है। आगे है अथवा करके दिया है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये है पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और रामधारी सिंह इसके लेखक हैं। तो पहला क्वेश्चन ही पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका संदर्भ जैसे ये आप लिख लेंगे, जैसे इसका संदर्भ लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हो गया। और इसमें ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। तो आगे है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ तो कठोर हियो है। तो ये कौन सा पाठ है? ये है वन पथ पर तुलसीदास द्वारा रचित है। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर आपको अर्थ आता रहेगा ठीक से तो आप इसकी व्याख्या अच्छे से कर लेंगे। इसकी व्याख्या करने के बाद आप इसमें लिख देंगे कि ये जैसे यहाँ पे सखियाँ आपस में बात कर रहे हैं कि मैं जानती हूँ कि रानी बहुत ही अज्ञानी है और जो उनका हृदय है वो पत्थर की तरह कठोर है। राज्य काजू अकाजू न जाने, राजा जो है राज्य कार्य नहीं जानते हैं और जिन्होंने अपनी पत्नी, तियको माने पत्नी होगा, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ये कार्य किया है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये राम जी के लिए प्रयोग किया गया है। फिर पूछा है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और देखिए काव्य सौंदर्य, इसको अगर व्याख्या पूछा है तो उसमें पैरा चेंज करके आप अच्छे से काव्य सौंदर्य लिख लेंगे तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। जैसे है काव्य सौंदर्य, इसका क्या बनेगा कि भाषा जो है इसमें ब्रज है, दूसरे वाले में कि भाषा ब्रज है और श्रृंगार रस है, शैली चित्रात्मक है और मुक्तक शैली है, छंद सवैया है, शब्द शक्ति लक्षणा है
गुण, प्रसाद और माधुर्य है। ये हो गया। अथवा करके दिया है, रण चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये है हल्दी घाटी वाला पाठ और श्याम नारायण पांडे इसके कवि हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है, उपयुक्त पद्यांश में कवि का शीर्षक नाम बताइए। तो पद्यांश में कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे और शीर्षक का क्या नाम है, हल्दी घाटी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर चेतक पर तलवार उठा। तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर तलवार उठा लिए हैं और अपने विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया है। और महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के बीच क्या हो रहा है, भयानक युद्ध हो रहा है। यहाँ पूरी कहानी ये लिखनी है, क्योंकि 4 लाइन में इतना छोटा छोटा दिया है। तो यहाँ कहानी ये लिखनी है कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर बैठकर तलवार उठा ली है और अपने विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया है। ये आप यहाँ सब लिखेंगे कि उठा लिया है, तलवार उठा लिया है और अपने विरोधियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया है। महाराणा प्रताप की जो सेना है वह मुगलों की सेना के बीच वहाँ पे क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होती है, जिस प्रकार लिखा है ना, रखता था भूतल पानी को, जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होती है, उसी तरह महाराणा प्रताप के मन में भी उस समय हलचल चल रही है। फिर क्या है, राणा प्रताप सिर काट काट। तो राणा प्रताप अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जो दुश्मन है उनके सिर को धड़ से अलग कर रहे हैं और करता सफल जवानी को, और अपनी जवानी को या तो अपनी जवानी की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। फिर से क्या बनेगा कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर तलवार उठा लिए हैं और अपने विरोधियों का संहार कर रहे हैं। और महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। जिस प्रकार जमीन के नीचे पानी में हलचल होती है, वैसे ही महाराणा प्रताप के मन में भी हलचल हो रही है। महाराणा प्रताप अपने दुश्मनों का सिर काट काट कर अलग कर रहे हैं और अपनी जवानी की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। ये हो गया। आगे क्या है, तो उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे पद्यांश में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे पहला दिया है कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। तो ये कौन सा पाठ है, ये है वाराणसी वाला पाठ। ये है वाराणसी वाला पाठ। इसका अनुवाद संदर्भ आप देख लीजिए क्या लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद देखते हैं क्या बनेगा। याद है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि आज भी अत्र माने यहाँ संस्कृत वाग धारा और संस्कृत वाणी की धारा सतत प्रवृत्ति लगातार बह रही है और जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ क्या बनेगा कि यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु माने बल्कि न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। आगे है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। तो ये भारतीय संस्कृति वाला पाठ है। तो जिस तरह ऊपर का वाराणसी संदर्भ लिखे ठीक वैसे ही लिखना है, केवल वहाँ पे भारतीय संस्कृति लिख देना है। इसका अनुवाद है, विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है।
विश्वस्य स्रष्टा माने विश्व के रचयिता। फिर है विभिन्न मतावलंबीन मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विविधय नामाभि विभिन्न नामों से, एकम एव ईश्वरम भजन्ति एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईशा इत्यादि नामानि माने नाम से, एकस्य एक, एव माने ही एक ही, परमात्मनः संति एक ही ईश्वर है। तम एव माने उसी, ईश्वर माने ईश्वर को, जना माने लोग, गुरु इति अपि मन्यते गुरु ऐसा भी मानते हैं। अतः माने इसलिए, सर्वेषाम इसलिए सभी मतों में समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। दिया है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु उदेष्यति हसिष्यति पंकजाले। ये है अनुक्ति विलासा वाला पाठ। इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। ये भौरे के पक्ष में था, तो कमिलनी में बंद भौरा सोच रहा है, यहाँ पे कमिलनी में बंद भौरा सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभात और सुंदर प्रभात होगा, भास्वानु उदेष्यति सूर्य उदय होगा, तो हसिष्यति पंकजाने तो कमल का समूह खिलेगा, इत्थम विचिंतयति कोशे गते द्विरेफे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका अर्थ कि इस प्रकार कोश गते मतलब कोश में बैठा या कोश कमल के पुट में बैठा हुआ भौरा सोच रहा था। विचिंतित माने सोच रहा था कि हा हंत हाय नलिनीम गजुजार कि हाय हाथी उसी कमिलनी को, नलिनी माने कमिलनी को उखाड़ ले गया। ये इसका हो जाएगा। फिर मानव के पक्ष में क्या बनेगा कि मनुष्य जो है सुख की आशा में अपने दुखों को काटता रहता है, परंतु उसका दुख कभी समाप्त नहीं होता और अचानक उसको मृत्यु आ जाती है। मतलब भाव यह है कि मनुष्य चाहता कुछ है और हो कुछ और जाता है, क्योंकि सभी पर ईश्वर की मर्जी चलती है। ये है श्वेत केतु आरूढ़ी संवाद वाला पाठ है। तो श्वेत केतु आरूढ़े या श्वेत केतु आरूढ़ी का पुत्र था। तम अह पितोवाच उससे पिता बोले, श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य में वास करो। न वै सौम्य कि हे सौम्य, अस्मत् कुलेन अनुनुच हमारे कुल में वेदों का ज्ञाता ब्रह्म बंधु के समान कोई नहीं हुआ, अर्थात हमारे जितने पूर्वज वो सभी ब्रह्म बंधु हुए हैं या ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। पांचवा दिया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो दिया क्या है कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण लिखना है। तो आपको यहाँ जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना है। और दूसरा दिया है ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आगे दिया है ये जीवन परिचय किसका किसका आया है। एक दिया है जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी रचना। और दूसरा दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। और तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद का। तो इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें से क्वेश्चन भी बन सकेंगे और जीवन परिचय तो आप लिखेंगे ही। फिर दिया है ये सूरदास मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय दिया है। और अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक श्लोक को करना है जो कि इसमें नहीं आया है, ठीक है। तो फिर आगे दिया है कि सर्वे यात्रीण कम दृष्टवान हसन, सभी यात्री किसको देखकर हंसने लगे। 8वें क्वेश्चन में से प्रश्न उत्तर 2 लिखना है संस्कृत का। दूसरा दिया पुरुराज गीताया कम संदेशा कथ, पुरुराज ने गीता का क्या संदेश कहा। और तीसरा दिया है कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति, कुएं ने किस दुख का अनुभव किया या कुआं किस दुख का अनुभव करता है। और चौथा है रिपुः
कया वर्धते, शत्रु किसके द्वारा बढ़ते हैं। ये हो गया। आगे दिया है 9वां वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिए। तो पहला कौन सा दिया है, विज्ञान वरदान व अभिशाप है। दूसरा दिया है नारी सशक्तिकरण। तीसरा दिया है स्वच्छ भारत अभियान। और चौथा दिया है छात्र और अनुशासन। तो ये चारों जो विषय हैं निबंध के, इनको पढ़ लेंगे और अच्छे से लिखने का आप तरीका सीख लेंगे निबंध, ताकि आपको पेपर में अच्छा नंबर मिल सके।